नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीईओ के खिलाफ एसीबी में पहुंची मेयर, बायोमेडिकल वेस्ट ठेके को लेकर साधा निशाना, लेन देन का जड़ा आरोप। निर्माणाधीन भवन के बाहर लगाना होगा नक्शा, बिना मंजूरी हो रहे निर्माणों पर निगम हुआ सख्त, अतिक्रमण मिला तो कार्रवाई। तबादलों को लेकर असमंजस बरकरार, शिक्षा विभाग में कैसे होंगे तबादले अभी तय नहीं, आवेदन आने शुरू। और कमिश्नरेट में नहीं थम रहा देह व्यापार, रिहायशी बिल्डिंग में चल रहे रैकेट का भंडाफोड़, दलाल भी दबोचा। अब खबरें तफसील से। मेयर और सीईओ के बीच चल रहा विवाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंच गया है। मेयर ने सीईओ लोकनाथ सोनी सहित 3 अधिकारियों पर बायोमेडिकल वेस्ट के ठेके के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत एसीबी में की है। मेयर ने इस मामले में सीईओ पर 25 लाख रुपए के लेन देन का आरोप लगाया है। नगर निगम के एक और सीईओ के खिलाफ महापौर ने एसीबी में शिकायत भेजी है। मेयर का आरोप है कि सीईओ लोकनाथ सोनी ने बायोमेडिकल वेस्ट का ठेका खत्म होने के बाद भी रीटेंडरिंग प्रक्रिया जानबूझकर शुरू नहीं की ताकि मौजूदा फर्म को लाभ मिल सके। ये ठेका पिछले साल सितंबर में खत्म हो गया, लेकिन उसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। नियम अनुसार इस दौरान नए सिरे से ठेका देने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा न करके इस साल मार्च में ठेके की अवधि 20 साल बढ़ाने की अनुशंसा कर दी गई। स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा का तत्कालीन स्वास्थ्य आयुक्त केजी गोयल और सीईओ ने अनुमोदन भी कर दिया। यही कारण है कि मेयर को इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। प्रथम दृष्टया भी ये बात सामने आई कि जिस फाइल पर पहले चीफ अकाउंट ऑफिसर की राय आ चुकी है कि इसका रीटेंडर किया जाना चाहिए और उसको अनुमोदित भी किया जा चुका है कि 6 महीने इसकी अवधि को बढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बाद इसको रीटेंडर किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें रीटेंडर की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया और इससे निगम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और जो फर्म है जो कि अभी जो काम कर रही है उसको लाखों रुपए का फायदा पहुंचा। और फिर इसी फर्म को जो है गर्ग, जो डॉक्टर गर्ग है, उनके द्वारा नोटशीट चलाई जाती है। जो कमिश्नर हेल्थ उस समय केजी गोयल थे, उनका अनुमोदन करता है और सीईओ के अनुमोदन से ही केवल उसको 20 वर्ष बढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो ऐसी में ये साफ तौर पे जहां तक मेरी जानकारी में आया कि कहीं न कहीं उस फर्म के साथ मिलीभगत की गई और उसमें 25 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। नगर निगम में अब तक 5 सीईओ बदले जा चुके हैं, लेकिन किसी भी सीईओ से मेयर की पटरी नहीं बैठ पाई। वित्तीय अधिकारों को लेकर मौजूदा सीईओ लोकनाथ सोनी से भी महापौर का विवाद चल रहा है, लेकिन उप महापौर इसे कमीशन की लड़ाई बता रहे हैं। वो सारे काम क्यों करना चाहती है? बिल पास करना, साइन करना, चेक पे साइन करना, फैसला करना, फाइल लेना, फाइल पे टिप्पणी करना, ये सब भ्रष्टाचार की बू इसमें आती है कि अगर कोई व्यक्ति अकेले में ओले छाने कुछ करना चाहता है तो उसका कारण यही है कि वो उसमें भ्रष्टाचार की संभावना देखता है। और ये पूरे जयपुर में इस प्रकार की छवि बनी है कि महापौर जी भ्रष्टाचार के कार्यों में से जुड़ी हुई है। वो ऐसे फैसले लेती है जिसमें आर्थिक लेन देन के मामले जुड़े होते हैं, और अगर ऑफिसर अपने हिसाब से काम करने लगे, नीति के हिसाब से, नियम के हिसाब से, तो उसमें उनको खामी नजर आती है, क्योंकि उनकी जो इच्छा शक्ति के अनुरूप, उनकी आशा के अनुरूप वो काम नहीं हो पाता है। जिन अधिकारियों पर आरोप लगे उनसे केजी गोयल का तबादला पहले ही निगम से बाहर हो चुका है, जबकि स्वास्थ्य अधिकारी आर के गर्ग और सीईओ लोकनाथ सोनी ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वैसे भी निगम में सीईओ और मेयर के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है। अब तक आए सभी सीईओ मेयर से विवाद के चलते नगर निगम में नहीं टिक पाए हैं और मौजूदा सीईओ को हटाने के लिए मेयर ने मुहिम शुरू कर दी है। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ पीयूष शर्मा, बीटीवी न्यूज। नगर निगम क्षेत्र में अब निर्माणाधीन भवन के बाहर निगम से मिली स्वीकृति और नक्शा लगाना होगा। निगम मुख्यालय में हुई अतिक्रमण निरोधक समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। समिति की यह पहली बैठक थी। समिति अध्यक्ष ने बताया कि जोन और सतर्कता अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सरकारी जमीन चिन्हित करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें उनमें हो रहे अतिक्रमणों की जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने के लिए मुहिम भी चलाई जाएगी। सबसे पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पूरे जयपुर शहर के अंदर जो हमारे नगर निगम का एरिया है उसमें कहीं सरकारी जमीनों पर जो कब्जे हो रहे हैं,
सबसे पहले हमारा ध्यान उस है कि जमीन जो सरकारी है उस पर कब्जा किया जाए, और उसके बाद में हम ये जो दे रहे हैं कि दूसरा कि जो रेजिडेंशियल की परमिशन ली है और वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एक उनके लिए हम लिख के अपने कमिश्नर्स को नोट करा रहे हैं उसका। तीसरा हमारा ये है कि एक तो जो कच्ची बस्ती के अंदर लोग हैं जिनके पास सर्वे हैं, वहाँ हमारे अधिकारी कोई भी जाकर 50 गज जमीन पर अगर कोई अपना सर्वे वाला मकान बना रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इस बात के हम बिल्कुल, हमारी कमेटी खिलाफ है कि जो सर्वेदारी है अगर 50 गज जमीन पर अपना मकान बना रहा है, चाहे नीचे दुकान भी बना रहा है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। हाईकोर्ट की नगर निगम पर टिप्पणी को भाजपा ने सरकार और मेयर के लिए शर्मनाक बताया है। उप महापौर मनीष पारिक ने इसके लिए मेयर की कार्यशैली को जिम्मेदार ठहराया और मेयर को सुधार करने की नसीहत दी है। उनके अनुसार निगम में सीईओ और अधिकारियों के बीच चल रही अधिकारों की लड़ाई ने शहर में विकास कार्य ठप कर दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब कोर्ट को नगर निगम बंद कर देने जैसी टिप्पणी करनी पड़ रही है। हमने गौशाला के बारे में पहले भी जांच करके वहां पे दौरा करके अनेक सुझाव दिए थे, लेकिन तत्कालीन सीईओ ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया और उसका कारण उन्होंने महापौर को बताया कि पहले वहां से करेंगे। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने हिंगोनिया के लिए विशेष दल गठित किया और उसके तहत वहां काफी विकास के काम हुए, लोगों में ये बात भी हुई। लेकिन जो महापौर है वो अपनी बचकाना हरकतों से बाज नहीं आ रही है और बार बार मैं बड़ी हूं की टेर लगाती है। यही कारण है कि नगर निगम में अधिकारी भी उनकी बातचीत को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कानून के खिलाफ होती है और यही कारण है कि हाईकोर्ट को भी ये बात लगती है। उधर मेयर ज्योति खंडेलवाल का कहना है कि कोर्ट ने क्या टिप्पणी की इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। सर, जब तक मैं इस पूरी स्थिति को नहीं देख लूं, जब तक मेरे सामने पूरे तथ्य नहीं आ जाए कि उन्होंने बात को किस तरीके से कहा गया है, मेयर को उस पर कोई भी प्रतिक्रिया देना जल्दबाजी होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने नवंबर 2008 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र की 2 टेबलों पर दोबारा मतगणना के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट की याचिका पर दिए। याचिका में सांवरलाल जाट ने मतगणना में धांधली और गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। अदालत ने जाट को 7 मई तक मतगणना पर होने वाले खर्च जमा कराने के साथ ही चुनाव आयोग को 5 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि नसीराबाद विधानसभा सीट से भाजपा के तत्कालीन मंत्री सांवरलाल जाट उम्मीदवार थे। जाट के सामने महेंद्र सिंह गुर्जर कांग्रेस प्रत्याशी थे। चुनाव परिणाम आने पर जाट 71 वोटों से हार गए थे, जिसको लेकर उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। जाट ने मतगणना पर सवाल उठाए थे और दोबारा मतगणना कराने की मांग की थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निलंबित चल रहे आईजी पोनू चामी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। जस्टिस महेश शर्मा की खंडपीठ ने उन्हें दारिया मामले में बराबर का दोषी माना है। यही कारण है कि उन्हें जमानत नहीं दी गई। गौरतलब है कि इस मामले में राजस्थान पुलिस के कई अफसर व पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ भी न्यायिक अभिरक्षा में हैं। जिनकी अफसरी का दबदबा था मशहूर, वो अब फिरते हैं मारे मारे। इसीलिए कहते हैं कि वक्त बड़ा बलवान है। ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय नारायणा हृदयालय, विश्वसनीय सेवाएं अविश्वसनीय दरों पर। सेक्टर 28 कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस कार्रवाई के बावजूद कमिश्नरेट एरिया में वेश्यावृत्ति का अवैध धंधा बदस्तूर जारी है। स्थानीय पुलिस की उदासीनता के चलते बेलगाम हो रहे इस कारोबार के खिलाफ अब आमजन ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों ने रिहायशी बिल्डिंग में चल रहे रैकेट का न सिर्फ पर्दाफाश किया, बल्कि दलाल को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। झोटवाड़ा इलाके के उद्योग नगर की इस रिहायशी बिल्डिंग के लोग शुक्रवार को यहां चल रहे अवैध धंधे के खिलाफ एकजुट हो गए। बिल्डिंग में रह रहे लोगों ने दलाल को रंगे हाथों धर दबोचा और पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची झोटवाड़ा पुलिस खानापूर्ति कर दलाल स्वप्न मंडल को गिरफ्तार करके ले गई। दलाल स्वप्न मंडल यहां काम की तलाश में आया था, लेकिन काम नहीं मिलने पर दूसरे दलालों के साथ मिलकर दिल्ली से युवतियां लाकर यहां सप्लाई करने लगा। मैं
लड़की लेके होटल में काम मतलब सप्लाई करता है। वो दिल्ली से लेके आता है। अभी जो मेरे को मारने के लिए आया था वही मेन लोग था, वो मेरे को लड़की देता है, मैं उनके लिए काम करता हूँ। उनको क्या है पैसा की, देखो हम पैसा नहीं दे पाया उसको, सच्चा बात है, थोड़ा सा पैसा 2-3 हजार रुपया की बात है, वो पैसा नहीं दे पाया, इसलिए वो लोग पावरफुल होता है ना, वो जो मेरे मारने के लिए आता है वो पावरफुल है। ये ग्राहक की सुविधा के हिसाब से बिल्डिंग में कमरा भी उपलब्ध कराता था। बिल्डिंग में चल रहे इस धंधे से यहाँ रह रहे लोग काफी दिनों से परेशान थे। सेक्स रैकेट के चलते इस बिल्डिंग में अक्सर असामाजिक तत्व भी आते थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार शुक्रवार को लोगों ने खुद ही दलाल को रंगे हाथों धर दबोचा। इस बिल्डिंग में जब से मैं आया हूं, जब से कोई ना कोई, ये जितने बिल्डर के आदमी हैं, कभी कौन तो कभी रूम मालिक खुद, तो यानी 90% लड़कियों को, गैर लड़कियों को ही रूम लगता है यहाँ पे, और या स्टूडेंट रहेंगे आवारा उनको रूम लगता है। इस हमारी बिल्डिंग का प्रशासन को ये कहना है कि कुछ भी करके हमारा सुधार करे, क्योंकि हम हैं बाल बच्चे वाले। और इसमें ऐसे ऐसे कांड हुआ जो जोटवाड़ा पुलिस चौकी को, थाने को भी मालूम है कि गोलियां तक आज चली है यहाँ पे, लेकिन पुलिस पीछा करके पुलिस उनको गिरफ्तार भी किया है, लेकिन फिर भी ये बिल्डिंग सुधरने का नाम नहीं ले रही है। होटलों और धर्मशालाओं में पुलिस कार्रवाई के कारण अब दलालों ने अपने धंधे के लिए ऐसी रिहायशी बिल्डिंग को अपना नया अड्डा बनाना शुरू कर दिया है। दलाल रिहायशी बिल्डिंग में कमरा किराए पर लेकर उसे वेश्यावृत्ति के काम में लेते हैं। इस बिल्डिंग में भी यही सब चल रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों की जागरूकता के कारण पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरे शहरवासी इससे सबक लेंगे और अपने आसपास चल रही ऐसी गतिविधियों का विरोध करेंगे। प्रियशन शर्मा, BTV न्यूज। दुर्गापुरा इलाके में बाइक सवार 2 युवक LIC के असिस्टेंट मैनेजर से रुपए छीनकर भाग गए। असिस्टेंट मैनेजर प्रवीण चौरसिया शुक्रवार सुबह करीब 11:15 बजे SBBJ बैंक के ATM से रुपए निकालकर लौट रहे थे। इसी दौरान पल्सर बाइक पर आए 2 युवक प्रवीण चौरसिया के हाथ से रुपए छीनकर फरार हो गए। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिलने पर पुलिस ने सांगानेर और जवाहर सर्किल इलाके में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन इन युवकों का कोई सुराग नहीं लगा। B2 बाईपास पर शुक्रवार सुबह LPG गैस से भरा टैंकर बजरी से भरे ट्रक से जा टकराया। एक्सीडेंट में गैस टैंकर का कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने टैंकर को 20 सड़क से हटवाकर रास्ता खुलवाया। हाई कोर्ट ने RCA के कार्यकारी सचिव KK शर्मा को एक मामले में पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें इस मामले की बहस में शामिल होने की अनुमति दे दी है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ही सुनवाई के दौरान जस्टिस MN भंडारी ने आदेश जारी किए। गौरतलब है कि RCA सचिव संजय दीक्षित को हटाने का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 मई को होगी। भीलवाड़ा के खनन क्षेत्र में मस्जिद को पहुंचाए गए नुकसान के विरोध में मंसूरी युवा संस्था के बैनर तले बड़ी चौपड़ पर प्रदर्शन किया गया। कई संगठनों के पदाधिकारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने धर्म विशेष के धार्मिक स्थलों को सुरक्षा मुहैया कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने नुकसान की भरपाई करने और मस्जिद के उस क्षेत्र में फिर से तामीर कराने की मांग भी की है। संगठन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि सरकार ने जल्दी मांगे नहीं मानी तो इससे सरकार के खिलाफ लोगों में रोष और बढ़ेगा। मुसलमानों की जो हुकूक हैं या जो जायदाद हैं उनको सही मैनेजमेंट से किया जाए, जिसमें आला जिम्मेदार चेयरमैन लियाकत अली साहब भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर दोषी इसमें पाए जाते हैं उन लोगों को आप बर्खास्त कीजिए और जितनी भी कमेटी आप बनाएं उसमें सभी लोगों को शरीक किया जाए, सामाजिक तौर पे, NGO के तौर पे। प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक विधायकों ने राज्य सरकार से भारतीय मूल के पाकिस्तानी नागरिक और प्रसिद्ध गीतकार मेहंदी हसन का निःशुल्क इलाज कराने की मांग की है। विधायकों का कहना है कि मेहंदी हसन का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ था। आजादी के बाद हसन पाकिस्तान में जाकर बस गए। हसन की बीमारी पर करीब 54 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। कांग्रेस विधायक अलाउद्दीन आजाद ने कहा कि राजस्थान सरकार को इस अंतर्राष्ट्रीय गायक का निःशुल्क इलाज कराने की पहल करनी चाहिए। मेहंदी हसन जो हमारे यहाँ राजस्थान के रहने वाले हैं, झुंझुनू के रहने वाले हैं, वो यहाँ आते हैं तो राज्य सरकार को चाहिए कि उसके इलाज में भरपूर इलाज करे। और जिस तरह राज्य सरकार की मंशा हमेशा सही रही है और मदद करने की रही है, वो उसको उसकी इलाज की हर तरह से जिम्मेदारी उठाना चाहिए ताकि राज्य सरकार का भी नाम हो और हमारा एक अच्छा मैसेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए।
शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए राज्य सरकार ने अमेरिका की संस्था जेपाइगो के साथ समझौता किया है। शुक्रवार को जेपाइगो के डायरेक्टर डॉक्टर बुलबुल सूद और राज्य सरकार की ओर से डॉक्टर प्रदीप शारदा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर प्रमुख चिकित्सा सचिव बीएन शर्मा भी मौजूद थे। इस समझौते के तहत प्रदेश में मेडिकल स्टाफ को अमेरिकी विशेषज्ञ ट्रेंड करेंगे, जिसमें प्रसव के बाद शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल और बीमारियों से इलाज के तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये कार्यक्रम पहले चरण में 10 जिलों में शुरू किया जाएगा। इसको जब पायलट फेज में टेस्ट किया गया था, कर्नाटक में टेस्ट किया गया था इसको एक डिस्ट्रिक्ट में, तो ये देखा गया था कि जो नियोनेटल मोर्टिलिटी है, जो जन्म लेने के बाद 48 घंटे के अंदर जो बच्चों की डेथ हो रही है, उसमें 10% की कमी आती है। तो उसी सोच के साथ राजस्थान ने जब इस रिजल्ट को देखा तो राजस्थान सरकार ने यह तय किया कि इसको हम एक लार्ज स्केल रूप में लॉन्च करेंगे, ताकि हमारी जो नियोनेटल मोर्टिलिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों की अनटाइमली डेथ होती है, उसको हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये उन 10 फोकस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद में उनकी जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे, डॉक्टर्स ट्रेनिंग देने के साथ में साथ वो कार्य करना शुरू कर देंगे और उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन होकर के, और फिर उसका असर क्या आया आने वाले 1-2 साल के अंदर, इसका ये असर भी देखा जाएगा कि इससे वास्तव में कितना फर्क आया है। स्वास्थ्य विभाग के सभागार में आयोजित आयोडीन की कमी के कारण होने वाले रोगों पर चर्चा की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साल्ट कमिश्नरेट के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसमें डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर बीआर मीणा ने बताया कि यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम के तहत प्रदेश के 14 जिलों को चिन्हित किया गया है। यहां डोर टू डोर सर्वे कराकर आयोडीन नमक खाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। सभी डिपार्टमेंट से मिलके और भाई सभी को आयोडाइज्ड साल्ट मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक ये इंटर डिपार्टमेंट मीटिंग हमने रखी। अभी हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का हमने सर्वे कराया है, अभी फिर आगे हम ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स का सर्वे करने की योजना हमने इस साल के अंदर योजना बनाई। तबादलों पर इन दिनों काफी घमासान हो रहा है। किस किस की नींद उड़ी है, ये दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय नारायणा हृदयालय, विश्वसनीय सेवाएं अविश्वसनीय दरों पर। सेक्टर 28 कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर। आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। जिला समान प्रश्न पत्र योजना के तहत कक्षा 1 से 8 और 9 व 11 के नतीजे 28 अप्रैल की दोपहर तक जारी कर दिए जाएंगे। नतीजे ऑनलाइन घोषित किए जाने हैं, लेकिन आखिरी वक्त तक शिक्षक और शिक्षा अधिकारी असमंजस की स्थिति में दिखाई दिए। शिक्षक इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि बच्चों के रिजल्ट कार्ड में क्या लिखा जाए। रिजल्ट बनाने वाले शिक्षकों को निदेशालय ने कोई गाइडलाइन नहीं दी, बस ये निर्देश थे कि आरटीआई के तहत कक्षा 1 से 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना। शायद आ जाए बहुत सारे स्कूलों में कि कल परीक्षा परिणाम तैयार नहीं हो। ऑनलाइन करने की बात 3 साल से विभाग कर रहा है परीक्षा परिणाम को, परंतु कंप्यूटर्स जहां पर हैं नहीं, या तो विद्यालयों में, और हैं तो खराब पड़े ज्यादातर कंप्यूटर्स। ऐसी दशा में उन सुदूरवर्ती गांवों में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ऑनलाइन प्रोग्राम के जरिए हम परीक्षा परिणाम दे पाएंगे। नहीं, नियमों का कोई अवहेलना नहीं है, क्योंकि ऊपर से हमें गाइडलाइन ऐसी आई नहीं है, तो नियमों का अवहेलना होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि नियम तो ये है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, बच्चे की क्लास पूर्णतः हो जाएगी। और अगर बच्चा अब यदि इसमें बच्चे को हम ग्रेड देते हैं, बच्चे का सतत मूल्यांकन करते हैं, बच्चे को हम डिवीजन देते हैं, तो वो कोई बात नहीं है। शिक्षक तबादलों पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। माना जा रहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं होंगे। राइट टू एजुकेशन को इस ग्रेड के शिक्षकों के तबादलों में बड़ा अड़ंगा बताया जा रहा है। वहीं अन्य श्रेणी के तबादलों को लेकर भी शिक्षा विभाग के अधिकारी असमंजस में हैं। ना तो सचिवालय से और ना ही निदेशालय से तबादलों को लेकर फिलहाल कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में शिक्षा अधिकारी फिलहाल ट्रांसफर के मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो मैं तो खुद इस बात से परेशान हूं कि इन्होंने तबादलों से रोक हटा दी। तबादलों से आप गवर्नमेंट को पावर है, कभी भी तबादले कर सकते हो। अब आपको कम से कम एजुकेशन से तो रोक हटानी नहीं चाहिए। जब एजुकेशन में एक बार ट्रांसफर हो गए, अब वापस खोल दिए, हम तो परेशान हो रहे हैं। अब आप डिजायर की बात करते हो, कोई डिजायर विजायर की कोई बात नहीं। जो जिसमें दमखम है वो ट्रांसफर करा लेता है। कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह का ये दर्द उनका अकेले का नहीं है। राज्य के कई विधायक इसी तरह परेशान हैं।
सरकार ने करीब 1.5 साल के प्रतिबंध के बाद 1 महीने के लिए तबादलों से रोक हटा दी है। राज्य में 31 मई तक तबादले हो सकेंगे। अनुमान है कि इस दौरान 1 लाख से ज्यादा तबादले होंगे। मंत्रियों, विधायकों के घर, दफ्तरों पर तबादला चाहने वालों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। विधायकों को शिकायत है कि मंत्री मिलते ही नहीं, तो मंत्री इस बात से परेशान है कि विधायक गलत तबादलों के लिए भी दबाव बना रहे हैं। 1.5 वर्ष बाद में रोक हटी है, तो स्वाभाविक है कि जो लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं। सर, विधायकों के पास भी डिजायर लेकर आ रहे, तो क्या इसमें एमएलए की डिजायर चलेगी? एमएलए की भी डिजायर के बाद का जाता था, अगर रिजनेबल होंगे तो वो भी करेंगे। ये सारा बखेड़ा खड़ा हो रहा है क्योंकि राज्य में कोई तबादला नीति ही नहीं है जिसके आधार पर तबादले किए जा सके या गलत सिफारिशों को खारिज किया जा सके। इसलिए हर कोई कर्मचारी या कार्यकर्ता तबादले के लिए सिफारिश करवाने चला आता है। खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी चाहते हैं कि राज्य में स्पष्ट तबादला नीति बननी चाहिए कि हमें स्थानांतरण की एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, और जब इस बेवजह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो नहीं होंगे, और किसी को ज्यादा जो कई बार हार्ट बर्निंग होती है कि साहब उनकी सिफारिश से उनका हो गया, हमारी सिफारिश नहीं हुआ। राज्य में तबादलों के लिए डिजायर सिस्टम है, यानी सांसद और विधायक अपने इलाके में कर्मचारियों के तबादलों की सिफारिश कर सकते हैं। डिजायर कराने के लिए कर्मचारियों को जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। राज्य के चर्चित भंवरी देवी कांड में भी डिजायर सिस्टम की भूमिका रही है। अपनी पसंद की जगह ट्रांसफर कराने के लिए ही स्वास्थ्य विभाग की नर्स भंवरी देवी मंत्री महिपाल मदेरना और विधायक मलखान बिश्नोई के संपर्क में आई थी। विपक्ष का आरोप है कि पिछली भाजपा सरकार में तबादलों को लेकर नीति थी, लेकिन गहलोत सरकार ने इसे खत्म कर दिया। तबादलों के बारे में एक कानून की आवश्यकता है, नीति की नहीं। कानून की इसलिए आवश्यकता है कि शिक्षा विभाग का कैडर बनना आवश्यक है। शिक्षा विभाग का कैडर बनना है तो कानून बनना पड़ेगा। आज मैं ट्रांसफर के पक्ष में इसलिए नहीं हूं कि सचिवालय के बाबू का या कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं होता, नगर पालिका में अधिकांश स्थानांतरण नहीं होता, यूनिवर्सिटीज में अधिकांश स्थानांतरण नहीं होता। केवल ज्यादातर स्थानांतरण जो होते हैं वो सरकार के कुछ विभागों में होते हैं, और उन विभागों में स्थानांतरण नीति जब तक नहीं बनेगी तब तक प्रशासनिक दक्षता नहीं बढ़ेगी। समझा जाता है कि पार्टी में असंतोष को कम करने के लिए ही गहलोत ने तबादलों का खेल खेला है, लेकिन उनका दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। आईपीएस अफसरों के तबादलों को लेकर पहले भी 2 केंद्रीय मंत्री अपने इलाके के एसपी बदलने को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटीवी न्यूज। देश को आजादी दिलवाने में कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए कांग्रेस की नीति, सिद्धांत एवं विचारधारा में देश के लोगों को पूरा विश्वास है। ये बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने शुक्रवार को पीसीसी में पूर्व सैनिक विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक में कही। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने हाल ही में 2 लाख करोड़ का डिफेंस बजट पारित किया है, जो सराहनीय है। पूर्व सैनिकों की काफी संख्या है, और विशेष रूप से 10-12 जिले हैं जिसमें झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, चूरू, भरतपुर, अलवर, यहाँ बड़ी संख्या में। और पूर्व सैनिक का हमारा ऑल इंडिया संगठन है, पूर्व सैनिक विभाग है एआईसीसी का। आज जो ये मीटिंग थी, जो हमने प्रदेश में जो नया विभाग बनाया, जिसके ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी इसके चेयरमैन हैं, पहले भी वो मेरे सरकार में डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो आज उन्होंने जो अपनी कार्यकारिणी और जिले के अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई है, तो इसमें यही तय हुआ है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिकों को कांग्रेस से जोड़ा जाए, और इसके जो यूनिट्स हैं उनको निचले स्तर तक विस्तार किया जाए, और जो जिले पूर्व सैनिक बाहुल्य हैं उन जिलों में इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए। एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव कैप्टन प्रवीण डावर ने कहा कि आर्थिक मंदी के बावजूद केंद्र की यूपीए सरकार ने सैनिकों के वेतन में 3 गुना वृद्धि की है। यहां पूर्व सैनिकों ने पेंशन के मुद्दे को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। बैठक के दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा। पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष ब्रिगेडियर भगवान सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिकों को दबाव समूह की तरह संगठित होकर पार्टी के कार्य करना चाहिए, ताकि उनके लिए सरकार कल्याणकारी योजनाएं बनाए। कॉर्पोरेशन जो है, राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि पूर्व सैनिकों का जो सरकार में री एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलता है। वो अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था वो सुरक्षा गार्ड हैं और दूसरे किस्म के मैन पावर है, ये प्राइवेट सोसाइटीज के थ्रू मिलता था और अभी भी मिल रहा है फिलहाल।
लेकिन ये प्राइवेट सोसाइटीज उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। उसमें पूरे जितने किसी मान लो जेडीए को 300 सुरक्षा गार्ड चाहिए, 300 की बजाय वो कम नियुक्त करेंगे और उनमें भी यदि जो नियुक्त किए गए हैं उनमें एक सिविलियन रख लेंगे, तो जो एक्स सर्विसमैन है वो उनके अधिकार से वंचित हो जाते हैं और दूसरा उनको पूरा पेमेंट भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस समस्या का हल ढूंढा है, ये पहले से ही था, हमने राजस्थान ने कोई अकेला नहीं ढूंढा, क्योंकि जो सैनिक बाहुल्य प्रदेश थे, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सब पहले से ही कॉरपोरेशन का गठन कर चुके हैं और इनके जो कॉरपोरेशन है वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय वाफना ने राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की कथित सीडी मामले में कोई भी जानकारी नहीं होने की बात कही है। ये बयान साफ बता रहा है कि वे इस मुद्दे पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते। कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा है कि साहब हम बहुत डिससेटिस्फाइड हैं या कुछ ये हो रहा है वो हो रहा है। ये कहां से ये कहानियां आती हैं, क्या होता है, मैं इस बारे में बहुत अधिक नहीं कह सकता। अलबत्ता बाफना ने क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा सांसद बनाने का स्वागत किया है। लोकतंत्र है, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनकी बात में कहीं परेशानी है या वो कुछ और अधिक चाहते हो तो उनको अपनी बात कहने का, रखने का लोकतंत्र के अंदर हक है। म्यूजिक और डांस एकेडमी टैलेंट स्टूडियो की शुक्रवार से पिंक सिटी में शुरुआत हुई। गायक कलाकार कुमार सानू ने स्टूडियो का उद्घाटन किया। स्टूडियो में संगीत की कई विधाओं का ज्ञान दिया जाएगा। इस मौके पर कुमार सानू ने कहा कि स्टूडियो की शुरुआत जयपुर के संगीत प्रेमियों के लिए एक नई और अच्छी सौगात है। उन्होंने अपने प्रशंसकों को भरोसा दिलाया कि वे वक्त वक्त पर जयपुर आकर इस स्टूडियो में संगीत के शौकीनों को संगीत की बारीकियां बताएंगे। वो तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे तो पहले ही पता चलेगा कि हम गाना नहीं गा रहे हैं। तरुण भी थैंक यू। और लोकगीति बोलो या कोई भी फोक हो, कुछ भी हो, यहाँ पे बहुत रीच है। जिस चीज को ये लोग जरूर, हमको लगता है कि वो इस चीज को बढ़ावा देंगे और साथ में बाकी भारत का जो जितना भी कल्चर है संगीत वाला, तो सारे कल्चर्स को ये लेके आए हैं यहाँ पे। तो इसमें बहुत ही एक अच्छा, मेरे को एक बहुत ही अच्छा उम्मीद पैदा हुआ है। अनुदानित कृषि महाविद्यालयों से समायोजित किए गए 19 लेक्चरर्स को अभी तक पदस्थापन नहीं मिला है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सवाई माधोपुर, उनियारा और चिमनपुरा के कॉलेजों में इन्हें पदस्थापित करने की तैयारी कर ली है। अगर सभी 19 व्याख्याताओं का पदस्थापन इन कॉलेजों में नहीं हो पाया तो कुछ के लिए नए संकाय खोलने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं अशैक्षणिक समायोजित कर्मचारियों को अब कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने सामान्य प्रशासन विभाग में भेजने की योजना बनाई है। गौरतलब है कि इन कर्मचारियों का करीब 1 साल से पदस्थापन नहीं हो पाया है, जिससे इनके सामने आर्थिक और कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। निश्चित रूप से हमारे पास ऑलरेडी जो कृषि कॉलेजेज हैं उनके अंदर एक्सरसाइज की जा रही है और जरूरत पड़ी तो उनको चूंकि एडजस्टमेंट करना है, ऑब्जर्वेशन उनका करना ही है, इसलिए उसको अगर आवश्यकता हुई तो उसके लिए भी जो है विचार किया जाएगा। तो करीब कितने खोले जा सकते हैं प्रस्तावित? ना, उसमें तो 19 व्याख्याताओं के पद हैं, तो लगभग मुझे लगता है कि लगभग और ज्यादातर जो हमारा स्टाफ है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। कांग्रेस सरकार के घोटालों को उजागर करने के लिए जारी की गई भाजपा की पुस्तक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगाए गए आरोपों का जिक्र नहीं होना पार्टी नेताओं में ही चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि प्रदेश पदाधिकारी पुस्तक संपादित करने वाले अपने आला नेताओं का बचाव कर रहे हैं। किताब में गहलोत और उनके परिजनों पर लगे आरोपों का जिक्र नहीं होने के पीछे वो अलग ही तर्क दे रहे हैं। उनके अनुसार पुस्तक में कांग्रेस सरकार के बड़े घोटालों और भ्रष्टाचार को ही शामिल किया गया है। आपको बता दें कि यह पुस्तक पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री किरीट सोमैया के संपादन में तैयार हुई है। मुझे इसकी जानकारी पूरी नहीं है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और यहाँ प्रदेश स्तर पर एक समिति हमने बना रखी है। उसमें पार्टी के उपाध्यक्ष दिगंबर सिंह जी, श्रीचंद कपलानी जी, सुनील कोठारी जी, सुनील ऐसे कुछ लोगों की 7 जनों की समिति है। वो बैठती है और अपने काम करती है। ये जो बुकलेट निकली है वो केंद्रीय स्तर पर निकली है। तो सुबह अखबारों में पढ़ने के बाद किरीट जी को जानकारी दी। उन्होंने कहा हमने कुछ चीजें केवल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में दी हैं, बाकी जब राजस्थान का विषय होगा तो पूरा संकलन इसके बारे में तैयार करके निकालेंगे, उसमें सारे विषय होंगे। तो बुकलेट मैंने देखी नहीं है, लेकिन कौन से घोटाले पहले थे, कौन से घोटाले बाद में, उसकी मुझे जानकारी भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि पूरा प्रशासन तंत्र भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है
और उस तंत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए आम आदमी को, बीजेपी को निश्चित ही कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। सिंघानिया ग्रुप ने झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की शुरुआत की है। ग्रुप के अध्यक्ष ईसी सिंघानिया ने बताया कि इस कॉलेज से शेखावाटी क्षेत्र में मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा। यूनिवर्सिटी की ओर से पहले चरण में करीब 70 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज की भी शुरुआत की गई है। हमारे जो एडमिशन्स होंगे हम अपने मेरिट्स के आधार पर देंगे और हम ज्यादा प्रेफरेंस ये देंगे जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको प्रेफरेंस देंगे। अपने लोकल एरिया के स्टूडेंट्स हैं उनको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। यदि हमारी डिग्री फुल्ली मान्यता प्राप्त होगी तो हमको राइट है यूजीसी एक्ट के अंडर सब तरह की डिग्रियां देने की। रुकेंगे अभी एक ब्रेक के लिए, चलते चलते आपको दिखाते हैं आज दिन भर की सुर्खियां। स्पॉन्सर्ड बाय नारायण हृदयालय, विश्वसनीय सेवाएं अविश्वसनीय दरों पर। सेक्टर 28 कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर। आइए अब बढ़ते हैं फटाफट खबरों के सेगमेंट रैपिड न्यूज की ओर। श्री सांवरिया सेवा परिवार समिति का पहला वार्षिक उत्सव शनिवार को हटवाड़ा रोड पर मनाया जाएगा। इस अवसर पर भव्य श्रृंगार, 56 भोग के झांकी और अखंड ज्योति जलाई जाएगी। बिसल पुलिस चौकी के 2 पुलिसकर्मियों पर एक व्यक्ति से मारपीट कर नकदी व मोबाइल लूटने का आरोप है। पीड़ित पूरणमल की माने तो दोनों पुलिसकर्मी जबरदस्ती उसे उठाकर पुलिस चौकी ले गए और उसके साथ मारपीट की। झोटवाड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ ने प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 3 नए प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। साथ ही 9 जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति की है। प्रदेश कार्यकारिणी में प्रशांत शर्मा और पराक्रम सिंह को प्रदेश महामंत्री एवं गोविंद झालानी को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया। अब वक्त है बिजनेस की खबरों का, ये देखते हैं बिजनेस बज। हर गृहिणी की पहली पसंद एगमार्क, नमस्कार, चक्की आटा और बेसन। एमएस प्रोडक्ट्स का उत्पाद, कुकस इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर। Kiddies World, admissions open, convents available. 7 Jayakishan Colony, Town Phatak, Jaipur. मिठाई के बिना खुशियां अधूरी रहती हैं और मिठाई का मजा नमकीन के बिना पूरा नहीं होता। लेकिन इन दिनों मिठाई और नमकीन दोनों के स्वाद में महंगाई ने कड़वाहट घोल दी है। कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने से मिठाई और नमकीन दोनों की लागत में इजाफा हो रहा है। महज 1 साल में नमकीन के दामों में 50% और मिठाई के दामों में 20% तक का इजाफा हो चुका है। महंगाई का आलम चारों तरफ है। जब कोई भी उपभोक्ता वस्तु महंगाई की मार से नहीं बच पाई तो मिठाई और नमकीन भला कैसे बच पाते। साल भर में कीमतों की बात करें तो घी और मसालों के दाम 30% तक, तेल के दाम 70%, बेसन के दाम 60% और एलपीजी के दाम 100% तक बढ़ चुके हैं। इस 1 साल में मिठाइयों की लागत 40% और नमकीन की लागत 80% तक बढ़ चुकी है। जाहिर है खरीदारों के साथ व्यापारियों के लिए भी ये मुश्किल भरा वक्त है। ये जो दौर अभी चल रहा है 1 साल से, उसमें इस ट्रेड का बड़ा आगे भविष्य मुश्किल लग रहा है। तो उनकी छोटी जो दुकानें आप देखिए कॉलोनियों में थी, जो आपको हर नुक्कड़ पे दिखती थी, उनकी संख्या अब कम हो चुकी है। 1 साल के अंदर लगभग 3 से 4 बार रेट बढ़ चुकी है।
जो कि अभी फिर करीबन 20% की बढ़त आ गई हर रॉ मटेरियल में 20 से 30% की। तो इस बार और 20 से लगभग 20% तो हम नहीं बढ़ा पाएंगे रेट, लेकिन 10 से 15% तो हमें रेट्स बढ़ानी पड़ेगी। जयपुर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1 लाख कारीगर, मजदूर और व्यापारी मिठाई और नमकीन के कारोबार से जुड़े हैं। पिछले 1 साल में महंगाई के थपेड़ों को नहीं झेल पाने के कारण करीब 50 से 60 छोटे हलवाइयों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। बड़े दुकानदार भी सिमटते कारोबार से सख्ते में हैं। कंपटीशन भयंकर हो गया है और सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। जितने बड़े होलसेलर हैं, छोटे होलसेलर पूरे एकदम खत्म ही हो गए। उन्होंने तो अपने काम धंधे बंद कर दिए एकदम। खास करके जो नमकीन का काम चल रहा है उसमें छोटे उद्योग एकदम खत्म हो गए। तो गवर्नमेंट को है ध्यान देना चाहिए कि इस पर लगाम ध्यान दे। घी क्यों बढ़ रहा है, तेल क्यों बढ़ रहा है, एलपीजी गैस अचानक ही साल भर के अंदर जस्ट डबल हो गई है। तो इस पर कुछ कंट्रोल करें। वो सारा भार कमर्शियल सिलेंडर पे डाल दिया जो 1800 सिलेंडर हो गया। जब लागत बढ़ती है तो कीमत बढ़ना भी लाजमी है। पिछले 1 साल में सभी तरह की मिठाइयों की कीमतों में करीब 20% और नमकीन के दामों में 60% तक का इजाफा हो चुका है। यानी 100 रुपए किलो वाली मिठाई 120 रुपए पर और नमकीन 90 रुपए से सीधे 140 रुपए किलो पर पहुंच रही है। रही सही कसर नकली और मिलावटी मावे ने पूरी कर दी है। इस तरह के मावे के प्रचलन की खबरों के बाद लोगों ने मावे की मिठाइयां खाना खिलाना कम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज। एजुसोल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की ओर से पिंक सिटी प्रेस क्लब सभागार में सेमिनार हुआ। सेमिनार का विषय व्हाट आफ्टर 12th रखा गया। सेमिनार में एक्सपर्ट्स ने स्टूडेंट्स को उन स्ट्रीम्स के बारे में बताया जिनमें जाने की स्टूडेंट्स ने रुचि दिखाई। सेमिनार का मकसद था कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद बच्चों को कोई स्ट्रीम चुनने के लिए भटकना ना पड़े। तो वो डिस्कस करने आए कि हम किस ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं। बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, वो पेरेंट्स को देख के चलते हैं, जो पेरेंट्स बोल दिया उसी को लेके चलते हैं। तो इसी ग्रोथ के जिसमें अपने आप को फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं उसी को देखते हुए हमने आज एक किया है। और मैं अभी तक देख रहा हूँ कि बच्चों से काफी उत्साहित हैं, काफी उनको नया सीखने को मिल रहा है आज। और अब नजर डालते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी के कारोबार पर। बीएसई 3.58 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 17,134.25 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 1.6 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 5,190.6 अंक पर बंद हुआ। और अब अंत में सराफा बाजार। सोना स्टैंडर्ड 100 रुपए बढ़कर 29,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका। जेवराती सोने में भी 200 रुपए का इजाफा रहा और ये 27,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी 999 300 रुपए की तेजी के साथ 56,700 रुपए प्रति किलोग्राम बोली गई। वहीं रिफाइन में 300 रुपए की तेजी देखी गई और ये 56,000 रुपए प्रति किलोग्राम बोली गई। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीईओ के खिलाफ एसीबी में पहुंची मेयर। बायोमेडिकल वेस्ट ठेके को लेकर साधा निशाना, लेन देन का जड़ा आरोप। निर्माणाधीन भवन के बाहर लगाना होगा नक्शा, बिना मंजूरी हो रहे निर्माणों पर निगम हुआ सख्त, अतिक्रमण मिला तो कार्रवाई। तबादलों को लेकर असमंजस बरकरार, शिक्षा विभाग में कैसे होंगे तबादले अभी तय नहीं, आवेदन आने शुरू। और कमिश्नरेट में नहीं थम रहा देह व्यापार, रिहायशी बिल्डिंग में चल रहे रैकेट का भंडाफोड़, दलाल भी दबोचा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए BTV न्यूज, खबर जिंदगी की।